आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रहे प्लेन के क्रैश होने के बाद दुनिया भर में उसी की चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिर यह प्लेन क्रैश हुआ कैसे। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए, कुछ संभावित कारणों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व जीएम गुरमुख सिंह बावा साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत गुरमुख सिंह बावा साहब, और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए समय निकाला। मेरा पहला प्रश्न यही है कि जब आपने इस क्रैश का पहला वीडियो देखा, टेक ऑफ करने के कुछ ही सेकंड्स के भीतर किस तरीके से यह प्लेन क्रैश हो गया, सबसे पहली बात आपके जहन में क्या आई, क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले जो टीवी पर देखा तो बड़ा शॉकिंग ही लगा कि ये इतने सक्षम इक्विपमेंट से ऐसा हादसा कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं है। फिर जरा जब डीप में गए और थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ये सारी चीजें अब हेयर से पर चल रही हैं जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन का डेटा नहीं आता। फॉर्चुनेटली एक अच्छी वीडियो नजर आई जिसके अंदर ये क्लियरली नजर आ गया कि जहाज टेक ऑफ कर रहा है और टेक ऑफ करते ही उसकी जो पोजीशन है वो टेक ऑफ मोड में है, बट वो उठ नहीं रहा है। तो उसी से अंदाजा लगा रहे हैं आप कल से कि ये उठ क्यों नहीं रहा है। इसका सीधा कारण है कि उसके इंजन की पावर कमजोर पड़ गई होगी, और उसके अंदर ना दो तीन कारण लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो विजुअली। गुरमुख सिंह बाबा साहब, मैं एक एक करके कारणों पर चर्चा करता हूं, आप जरा समझाइएगा कि वो कारण रहा या ना रहा। लेकिन जब ऐसा कोई दिक्कत आती है तो क्या होता है विमान में? सबसे पहली दिक्कत जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है लॉस ऑफ पावर। तो पहले तो जरा ये समझाइए, लॉस ऑफ पावर का सरल शब्दों में मतलब क्या है, और अगर लॉस ऑफ पावर हो जाए तो प्लेन के साथ क्या होता है टेक ऑफ के दौरान? देखिए, टेक ऑफ के दौरान पावर सबसे ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। और उस टाइम सभी हम जब फ्लाइट में जाते भी हैं, आपने देखा होगा इवन बत्तियां बुत्तियां सब बंद कर दी जाती हैं। तो पावर पूरा फुल कंसंट्रेशन जब आप करते हैं वो एकदम फुल थ्रॉटल के साथ टेक ऑफ के वक्त ही होती है। तो उसमें सारी पावर वहां कंट्रोल करके दी जाती है, और उस दौरान अगर पावर मिस हो गई तो वो अर्थ का अनर्थ हो सकता है और टेक ऑफ मोड में होता है। तो इसलिए पावर बहुत जरूरी है उस टाइम के अंदर। और लॉस ऑफ अब पावर का ये कारण क्या हो सकता है अगर ऐसा हुआ है तो? कारण अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। लॉस ऑफ कारण का पावर सिंपली है कि कहीं ना कहीं से पावर ड्रॉप हुई है, कनेक्शन ब्रेक हुआ है, या क्या कुछ भी हो सकता है। वो उसी के लिए तो वो ब्लैक बॉक्स है जिसका इन्वेस्टिगेशन होगी, डाटा एनालाइज करेगा। और अभी तो बिना उसके कुछ नहीं कह सकते। एक और अभी बड़ी लॉस बात ऑफ जो पावर भी सामने है आई कि नहीं। वो ये थी कि मेडे कॉल किया गया। एक तो ये मेडे कॉल होता क्या है, थोड़ा सा ये समझाइए, और ये बताइए कि क्या मेडे कॉल का मतलब ये है कि पायलट को अपने कॉकपिट से वो दिक्कत नजर आ रही थी तभी उसने मेडे कॉल किया? देखिए, पहली बात तो हमने, हाँ ठीक है, मेड डॉल आपने एक अच्छा पॉइंट है कि आदमी को समझना चाहिए कि मेड डॉल क्या है। जैसे सड़क के ऊपर रेड लाइट हो जाती है तो रेड लाइट पर एकदम रुक जाना चाहिए, और जब ऑरेंज होती है तो थोड़ा ख्याल रख के निकलना चाहिए। तो पेंग पेंग करके जब हम पेंग पेंग कॉल करते हैं तो इसका मतलब मेरे कंट्रोल में जहाज है। तो जब पायलट मे डे बोल देता है, मे डे 3 बारी बोलना जरूरी है, ताकि ये ना कोई आदमी सोच ले कि इसने गलती से मेडे बोल दिया है। तो मेडे जब उसने बोल दिया तो उसके बाद ये जो आदमी उसको सुन रहा है वो उसका रिस्पांस होता है द स्काई इज यूअर्स। That means the moment he says Mayday, the air traffic control says the sky is yours. It means that air traffic control has made his space very clear and he has diverted all the flights and a dedicated frequency, वो जो frequency जिस पर वो बात कर रहा है वो खाली उससे बात करने के लिए रख दी जाती है उस दौरान। और वो करा भी है इन्होंने, और जो ही मेडे कॉल आई तो टावर ने वो इंतजाम करा, पर वो जवाब देने का टाइम ही नहीं मिला। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हो रहा है जो हुआ है। एक बड़ी लंबी एसओपी होती है, कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट जब टेक ऑफ के लिए उसे इजाजत दी जाती है, क्लियरेंस दी जाती है, तो कई तरह के चेक से उसे गुजरना होता है, चाहे उसका विंग हो, चाहे उसका इंजन हो, चाहे उसके बाहर इक्विपमेंट हो, चाहे उसके अंदरूनी इक्विपमेंट हो, चाहे कॉकपिट हो। एक लंबी लिस्ट है जिसे पहले चेक किया जाता है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार उसे चेक किया जाता है, तब जाकर के आपको क्लियरेंस मिलता है कि अब आप इस फ्लाइट को टेक ऑफ कर सकते हैं। और इसीलिए बहुत सवाल उठता है कि टेक ऑफ करते 49 सेकंड के अंदर प्लेन अगर क्रैश हो जाए तो क्या कोई ऐसी लापरवाही हो सकती है? क्या यह संभव है
कि जो शुरुआती चेक्स में देखा जाना चाहिए था वो नहीं देखा गया? ये बात मैं पहले किसी और चैनल में भी कह चुका हूं कि एविएशन के अंदर अगर हम आज की डेट में करोड़ों लोगों को उड़ा पा रहे हैं और इसी कॉन्फिडेंस से उड़ा पा रहे हैं कि एविएशन एक सबसे सेफ मोड ऑफ ट्रैवल है। और वो सेफ मोड ऑफ ट्रैवल क्यों है, सुरक्षित यातायात का साधन क्यों है, वो खाली इसीलिए है कि जो हमारे एसओपीज हैं इतने प्रिसाइज हैं, कोई आदमी उसमें डेविएट नहीं कर सकता। चेक के ऊपर चेक है, चेक के ऊपर चेक है, और हर चीज में रिडंडेंसी है। आपका ये नहीं है कि एक इंजन फेल हो गया तो दूसरा टेक ऑफ कर लेगा। और जहाज के अंदर अगर जहाज एक इंजन से उड़ सकता है तो उसमें 2 इंजन लगा सकते हैं, और अगर 2 इंजन से उड़ता है तो उसमें 4 लगाए जाते हैं। और कहीं बैटरी डाउन हो जाए तो उसमें कैपेसिटर लगाया जाए। तो इसलिए रिडंडेंसी का हमने एक चीज फेल हो जाए तो दूसरी से तीसरी लेवल तक उसकी प्रिकॉशन है। और हाल ही जो आप ड्रिल बता रहे हैं उसमें कोताही होने का कोई चांस नहीं है। कोई मेंटेनेंस जो ड्यू है वो करी जाती है। फिजिकल इंस्पेक्शन इन स्पाइट ऑफ इतनी ऑटोमेशन होने के बाद भी पायलट इंजीनियर फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं। और ये जहाज तो अभी फ्लाइट करके ही आया था, और कोई ऐसा रिपोर्टिंग का इंसिडेंस भी नहीं कि जो पहले जिसने उड़ाया उसमें कोई नहीं आया। तो कहीं प्रोसीजर में उसमें कोई लैप्स नहीं हुआ है, कोई टेक्निकल लैप्स हुआ है। ये सारा इन्वेस्टिगेशन के मामले हैं, और आई होप कि ये इन्वेस्टिगेशन जल्दी करी जाए, यही मेरी गुजारिश है सबसे। क्योंकि इस मिथ को ज्यादा ना फैलने दिया जाए, जल्दी इन्वेस्टिगेशन करी जाए। और हमारी गवर्नमेंट सक्षम है, हमारे डिपार्टमेंट सब सक्षम है, तो जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी तो इस चीज को करेंगे। अभी हम थोड़ा सा लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करें कि यातायात के अंदर जहाज से जाना सेफ है। ये एक कारण हुआ है जिसको पहले भी हमने काफी एक्सीडेंट से सीखा है, इससे भी कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, ये हमारा मानना गुरमुख है। सिंह बावा साहब, एक बड़ा सवाल बर्ड हिट को लेकर है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 2022-23 में करीब 35 ऐसे मामले आए थे जब बर्ड हिट हुआ था। अब सवाल यह उठता है कि क्या बर्ड हिट की वजह से दोनों इंजन एक साथ फेल होना संभव है? देखिए, संभव असंभव की बातें करें तो संभव तो सब कुछ है, पर वहां पर इतनी क्वांटिटी में बर्ड्स की विजिबिलिटी भी तो होनी चाहिए, तभी तो हम बात करें। ऐसे ही संभव तो असंभव में तो कुछ भी है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा बर्ड्स हैं और अगर आप बर्ड्स के बीच में जहाज लेके चले जाएंगे तो दोनों इंजनों में फंस जाएंगे, हो जाएगा। पर अगर फॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारे को अच्छी एक वीडियो मिली है जिसके अंदर फ्लाइट का टेक ऑफ और क्रैशिंग नजर आ रहा है, पर उसमें बर्ड्स तो कहीं नजर नहीं आ रही हैं। तो हम इसको क्यों अननेसेसरली तूल दी जाए बर्ड हिट। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें ज्यादा इस पे करना चाहिए। एक और सवाल उठता है सर कि भी 2 इंजन अगर हैं तो 2 इंजन रखे ही इसलिए जाते हैं कि अगर एक इंजन बाय चांस फेल हो जाता है तो दूसरा इंजन इस प्लेन को संभाल सकता है। कल भी मेरी कई एविएशन एक्सपर्ट से बात हुई, उनमें से कुछ का कहना था कि नहीं साहब, ये बहुत बड़ा प्लेन है और इतने बड़े प्लेन को टेक ऑफ के लिए बड़ी पावर चाहिए होती है, तो दोनों इंजन एक साथ इस्तेमाल होते हैं टेक ऑफ में, और टेक ऑफ में अगर एक इंजन भी फेल हो जाए तो शायद दूसरा इंजन उसे संभाल ना पाए। इस स्थिति को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आप इसे अगर क्लियर कर सकें कि क्या टेक ऑफ के दौरान दोनों इंजन इस्तेमाल होते हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं है, और हर आदमी को बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, समझ लेना चाहिए कि एक इंजन से ये टेक ऑफ कर सकता है, और एक इंजन से ये जितनी हाइट तक ये चला भी गया था। अगर इसके आगे पीछे, जैसे एक हडसन रिवर पर एक्सीडेंट हुआ था, वहां पानी था तो जहाज दोनों इंजन बंद होने के बाद पानी पर लैंड भी कर गया था, स्मूथली सारे पैसेंजर बच भी गए थे। ये हर एक्सीडेंट की एक अपनी कहानी होती है, एक अपनी दशा होती है। इस दशा में ये फंस गया है। बाकी ये जहाज, आप ये नहीं कह सकते कि इसको टेक ऑफ करने के लिए 2 इंजन ही चाहिए, ये बिल्कुल टेक्निकली साउंड नहीं है। और जो मेरी समझ है उसके हिसाब से एक इंजन सफिशिएंट है, और दूसरा इंजन उसको सपोर्ट देता है, और थ्रस्ट उसको सक्षम है। कोई ऐसा आदमी को ये सोचना नहीं चाहिए कि 2 में से अगर एक खराब हो गया और उस पावर उसमें कम हो गई तो उसकी वजह से, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चूंकि आपने कहा कि संभव असंभव की बात नहीं करनी चाहिए, संभव तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही एक और प्रश्न है, एक और ऐसा कारण है जिस पर बहुत चर्चा हो रही है, वो है सॉफ्टवेयर एरर। सॉफ्टवेयर में अगर एरर आ जाए, आपको सही जानकारी ना मिले और ऐसी स्थिति में पायलट अगर सही फैसला ना ले पाए
ये क्या स्थिति होती है? जो सॉफ्टवेयर अंदर लगे होते हैं वो कितने ज़रूरी होते हैं, और अगर सॉफ्टवेयर एरर आ जाए तो क्या पायलट के पास कोई और विकल्प भी रहता है? देखिए, जहां तक सॉफ्टवेयर एरर का सवाल है, आप और हम लोग दिन रात ऐसे इक्विपमेंट का प्रयोग कर ही रहे हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में एरर आ जाती है, कंप्यूटर में एरर आ जाती है, एक वॉचेस में एरर आ जाती है, तो उसमें रीसेट का बटन होता है, रीसेट करो तो हो जाता है। और फ्लाइटों के अंदर भी ऐसे प्रोसीजर बने हैं कि कहीं बॉटलनेक हुई तो उसमें सिस्टम रीसेट करने के हैं। और कोई ऐसा ही सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो जो जिसके लिए कोई R&D करने की जरूरत है, तो उसके लिए वो प्रोसीजर्स अलग बने हैं। और ऐसा कोई रिपोर्टेड फॉल्ट तो नजर नहीं आया कि जिसकी वजह से कोई पेंडिंग सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन हो। इन द पास्ट देयर हैड बीन 1 or 2 इश्यूज पिछले बहुत शुरू शुरू के अंदर, बल्कि शुरू शुरू में तो बैटरी इशू था, तो फ्लाइट ये बोइंग जहाज ग्राउंड भी रहा है। उसके बाद फिर कुछ सॉफ्टवेयर के इशू भी आए, वो अपग्रेड भी हो गए हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि कोई नजर में और कोई पेंडिंग हो। हाँ, सॉफ्टवेयर कोई टेम्परेरी ग्लिच होता है तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास सक्षम प्रोविजन है इस जहाज के अंदर। तो ये जहाज जो जाना जाता है, इसी चीज के लिए जाना जाता है कि इसका जो कॉकपिट है बहुत इंट्यूटिव है। तो आप इसकी जो कॉकपिट है वो आपको वो चीज बताता है शायद जो आप अभी सोच नहीं पा रहे। तो उस लिहाज से तो बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड कॉकपिट है, और बड़ा इकोनॉमिकल जहाज है। 20% फ्यूल सेविंग है, 30% स्पेस सेविंग है, और कॉकपिट इसका बहुत इंट्यूटिव है। तो फ्लाई बाय वायर के बाद अगर कोई चीज आई है तो वो यही आई है। तो मेरे को जहाज में कोई कमी नहीं, और कहीं किसी सिस्टम में कोई कमी नहीं। कौन सा एक अनफॉर्चुनेट कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से डिजास्टर हुआ है, उसके लिए हमें पूरा डेटा, पूरा एनालिसिस, और बहुत सारे एक्सपर्ट इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, जो इस डाटा को एनालाइज करके एक रिपोर्ट बनाएंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आईक्यू एक सक्षम ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने नेक्शन 13 डिफरेंट नेक्शन बनाए हैं। नेक्शन 13 में सिक्योरिटी के ड्रिल के प्रोविजन भी हैं, तो उसके हिसाब से काम करा जाएगा। थोड़ी सहनशीलता सभी में होनी चाहिए, हम में, मीडिया में भी, लोगों में भी। और हमारी ड्यूटी तो यही है कि लोगों को कॉन्फिडेंस लोगों में बढ़ाया जाए, ताकि सभी सुरक्षित है। ये हो गया है एक इशू, इससे हम कुछ सीखेंगे। जो जो जाने गई हैं उनको हम प्रे टू गॉड कि दे शुड रेस्ट इन पीस। बट अगर वो हमारे को कुछ दे के जाएंगे तो यही दे के जाएंगे कि आने वाली जनरेशन एक सेफ जहाज हमारे को, जो भी हम इससे सीखेंगे उसको हम दुरुस्त कर पाएंगे। ये मेरा अगला कहना है सवाल इसके गुरमुख सिंह बाबा साहब ब्लैक बॉक्स को लेकर है। हम ब्लैक बॉक्स के बारे में काफ़ी हद तक चीज़ें जानते हैं कि एक वॉइस रिकॉर्डर होता है, डेटा रिकॉर्डर होता है। अब जब ब्लैक बॉक्स हमारे हाथ लगेगा और ब्लैक बॉक्स के जरिए इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, कितना वक्त आमतौर पर लगता है ब्लैक बॉक्स से जो जानकारियां मिलती हैं उससे ये पता लगाने में कि क्रैश की वजह क्या हो सकती है? किस तरह का डेटा होता है हमारे पास? ब्लैक बॉक्स में सभी टाइप का डेटा होता है, क्योंकि ये जहाज मैंने बताया बड़ा इंट्यूटिव कॉकपिट है, तो हर चीज इसकी रिकॉर्ड हो रही है, हर चीज डिजिटल है इसकी। और वॉइस रिकॉर्डर अलग है, बाकी डेटा अलग है। 2-3 कंपोनेंट ब्लैक बॉक्स से होते हैं। और ब्लैक बॉक्स ब्लैक नहीं होता, इसका नाम ही ब्लैक है खाली। बाकी तो ऑरेंज कलर का बड़ा ब्राइट दूर से दिखने वाला बॉक्स होता है, और जनरली 1 फुट बाय 1.5 फुट और की टाइप का संदूक टाइप होता है, बड़ा सॉलिड होता है, फायर प्रोटेक्शन है, और टेल विंग में लगा होता है। तो मिल गया होगा। बट अब ये है कि इसको एनालिसिस करने में टाइम लगेगा। इसमें इंटरनेशनल एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, बड़ी इवन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर वो इन्वॉल्व होंगे, और जहाज की टाइप के ऊपर ही उसकी टाइम भी डिसाइड होता है। ये बड़ा इसमें हाई लेवल का डेटा होगा, तो मेरे हिसाब से कम 3-4 हफ्ते का टाइम लगना चाहिए। पर मेरी गुजारिश तो यही होगी जितनी जल्दी हो जाए हम इसको इन्वेस्टिगेट करके अभी इसमें इसका लंबा वक्त कॉज लग ढूंढें। सकता है। लगेगा टाइम। एक प्रश्न बोइंग कंपनी को लेकर है। बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर, शायद ये पहला मौका है जब से 787 ड्रीम लाइनर उड़ान भर रहा है कि वो क्रैश हुआ है। तो इस ड्रीम लाइनर के इस प्लेन जो है, इसके बारे में अगर हम जानकारी चाहें, किस तरीके से अब तक ये ऑपरेट करता रहा, क्योंकि दुनिया के 76 ऐसे देश हैं
और उनकी एयरलाइंस हैं जो कि ड्रीमलाइनर का इस्तेमाल करती हैं। बोइंग के इससे पहले ऐसे कुछ विमान रहे हैं जिनमें कुछ दिक्कतें रही हैं और क्रैश भी हुए हैं, लेकिन ड्रीमलाइनर को जहां तक मेरी जानकारी अब तक क्रैश हुआ नहीं, और ये पहला ऐसा इंसिडेंट सामने आया है। देखिए, क्रैश कोई ऐसा नहीं है कि जहाज क्रैश करे हम उससे सीखे। हम तो जहाज बनाते हैं वो क्रैश हो ही ना। तो क्रैश कभी कोई सीखने की जगह नहीं है। क्रैश करना है और उससे सीखना है, क्रैश होने ही नहीं देना है। प्रिवेंशन उसकी हमारे को करनी है। तो जहाज कंपनियां इसी हिसाब से बनाई जाती हैं। और ये जो जहाज है हर टाइप के माहौल से सही करके निकला है। जैसे मैंने बताया शुरू शुरू में इसका एक बैटरी का इशू आया था जिसकी वजह से जहाज गिरा। आप ये देखिए कि जहाज को ग्राउंड कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? कि हम ये चाहते हैं कि जहाज जो है बिल्कुल सक्षम स्थिति में ही फ्लाई करेगा। तो इसलिए वो जब वो ठीक हो गया तो फ्लाई करने लग गया। उसके बाद फिर शायद उसका कोई सॉफ्टवेयर का इशू भी आया, फिर उसके लिए भी थोड़ा टाइम लेके इम्प्रूवमेंट हुई। उसके बाद शायद कोई इनके मटेरियल का इशू आया। तो लाइक दैट इश्यूज आते रहे, इशू रिजॉल्व होते रहे, इशू आते रहेंगे, रिजॉल्व होते रहेंगे। बट एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इससे एक धक्का लगेगा, लग गया है ऑलरेडी। लोग बड़ी सस्पिशन में बातें भी करने लग गए हैं। तो यही है कि बड़ी हमें सहनशीलता से काम करना है, एक बैलेंस लेके चलना है और पब्लिक का कॉन्फिडेंस शेक नहीं करने देना हमारे को फ्लाइंग की तरफ से। और इस जहाज की तरफ से कोई भी शंका किसी के माइंड में नहीं रहनी चाहिए। एक अच्छी बात ये हुई है, ये जो एक्सीडेंट हुआ है एकदम एयरपोर्ट के नजदीक हुआ है। उससे क्या हुआ है कि लोगों को कॉन्फिडेंस बन गया है कि इमीडिएटली लोगों को रिलीफ मिल गया वहां पर। अच्छा, मीडिया का भी बड़ा अच्छा रोल है। सभी मीडिया ने इसको सेंसिटाइज कर दिया और पूरा तंत्र, प्राइम मिनिस्टर से लेके मिनिस्टर से लेके रैपिड एक्शन फोर्स, एवरीबॉडी वाज एक्टिव। तो ये एक अच्छी है। इससे लगता है कि हम एक मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं और इन खतरों से भी निकल जाएंगे। कोई ऐसा ये हमारा विचार है।